बच्चों कहते हैं ना कि अगर आपको किसी भी बड़े लक्ष्य को अचीव करना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होती है आपकी परफेक्ट गाइडेंस। और अगर आप लोग ये 1000/1000 और 750 में से 700 का स्कोर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको चाहिए होगी कई सारी एक यूनिक सी स्ट्रेटजीज जिसको आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आप रैंडम चलोगे तो आप ये एटलीस्ट ये स्कोर तो कवर नहीं कर सकते जो कि आपका ये माइलस्टोन है। तो आज मैं इस सेशन में आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग इस माइलस्टोन को अचीव कर सकते हो। जो मेरे पिछले सालों का इतना अनुभव रहा है, जो लगातार सीवीटी के बच्चों को गाइड करने का एक एक्सपीरियंस है, आज मैं आपको आपके सामने पूरा हर एक चीज यहां पे समझाने वाला हूं कि आखिरकार कहां पे कौन कौन सी किस किस सब्जेक्ट में कौन सी बुक लगानी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें करना है तो ए टू जेड सारी बातों को एकदम अच्छी तरीके से एक बार सुनते रहो। सबसे पहली बात यह है कि अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छी तरीके से थॉरली समझो। क्योंकि आप ये सोचो कि जैसे मान लो अगर हमें फॉर एग्जांपल लेट से केमिस्ट्री ऑनर्स करना है और अगर हम फालतू में अब इसमें जीएटी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम फालतू का गलत काम कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए पीसीएम पे। बात समझ आ रही है? तो यानी कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसकी 2 लैंग्वेज में पकड़ है, ठीक है, और वो ह्यूमैनिटीज डोमेन में जाना चाहता है ऑनर्स करने के लिए। तो ह्यूमैनिटीज में 2 लैंग्वेज 2 डोमेन का भी कंसेप्ट है, 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन का भी कंसेप्ट है। अब अगर कोई इनमें से ये बात नहीं समझ पा रहा है कि आखिरकार मुझे कौन सा लेना है या कौन सा क्या करना चाहिए, और फालतू में इसी में अगर जीएटी भी पढ़ रहे हो, दैट मीन्स कि जीएटी पढ़ के ऑटोमेटिक आप ये अपने सब्जेक्ट जो कुल मिला के ढंग के सब्जेक्ट है वहां पे फोकस आप कम कर रहे हो। तो कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, जितने सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है मात्र उतने ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे मान लो अगर आप बीटेक करने जा रहे हो, अब बीटेक का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है लैंग्वेज प्लस जीएटी प्लस मैथ। अब इसमें अगर आप अननेसेसरली फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो सिर्फ और सिर्फ बैकअप बनाने के लिए, तो अपने पैर पे आपको लाड़ी मार रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप इन 3 सब्जेक्ट पे ढंग से फोकस करो तो आराम से सिलेक्शन बन सकता है। तो सबसे पहली बात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से समझ लेना। मैं एक बार को आपको बता भी देता हूँ। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रुप में जाओगे तो पीसीएम है, अगर बायो ग्रुप में जाओगे तो पीसीबी है, मैथ ग्रुप में जाओगे मैथ ऑनर्स स्टैट मैथमेटिकल साइंस इन सब में अगर जाओगे, या सीएस में भी, तो 1 लैंग्वेज मैथ कंपलसरी है और बाकी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो 2 लैंग्वेज 1 मैथ कंपलसरी है बाकी 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा कॉमर्स डोमेन में बीकॉम ऑनर्स में जाओगे तो 1 लैंग्वेज मैथ कंपलसरी है, मैथ या अप्लाइड मैथ या अकाउंट्स इसमें आप ले सकते हो, ठीक है, और बाकी कोई भी 2 डोमेन आप ले सकते हो। या तो कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले लो, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग कोई भी, और या तो मैथ आप ले लो, बाकी कोई भी 1 डोमेन ले लो। तो कुल मिला के 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, ठीक है, जिसमें 1 मैथ कंपलसरी 1 लैंग्वेज 1 मैथ और बाकी 2 डोमेन। तो कॉमर्स डोमेन बीकॉम प्रोग्राम का ये आप देख सकते हो। इसमें या तो आप 1 लैंग्वेज ले लो, कोई भी 3 सब्जेक्ट आप ले लो, ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम के लिए, और इसके अलावा 2 लैंग्वेज ले लो और बाकी कोई भी 1 सब्जेक्ट ले लो और बाकी जीएटी ले सकते हो। ह्यूमैनिटीज डोमेन में सेम इसी तरीके से 2 कॉम्बिनेशन है बीए प्रोग्राम का। ध्यान रखना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है। बीटेक सीआईसी में अगर आपको जाना है तो लैंग्वेज मैथ मैंने आपको बता दिया, बाकी जीएटी ले लो। बीबीए बीएमएस बीबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स में जाना है, लैंग्वेज मैथ जीएटी और बाकी 1 डोमेन ले लो, ठीक है ना। तो कुल मिला के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ढंग से आप समझ लो। और दूसरी बात कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही लो जो तुमने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं, अदरवाइज डीयू की क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे। बाकी हर जगहों पर ऐसा नहीं है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में है कि जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं वही आपको होना जरूरी है, या तो मिलता जुलता होना जरूरी है, ठीक है। जैसे केमिकल साइंस पढ़ने जा रहे हो तो केमिस्ट्री अगर ले रखा है तो आराम से हो सकता है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी अगर लेने जा रहे हैं तो बायोलॉजी ले रखा है तो भी हो सकता है। तो इस तरीके से जैसे अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर क्लास 12 में पढ़ रखा है, मैथ ऑनर्स करने जा रहे हो तो भी हो सकता है, मतलब मिलता जुलता भी होता है तो भी काम बन जाता है। उसके बाद स्टडी मटेरियल एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरली फालतू का पीएचडी करके बेटा सीवीटी में सिलेक्शन होता नहीं है। इसका स्टडी रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर फिजिक्स में जा रहे हो तो एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो, साइड मटेरियल आपको लगाना पड़ेगा, पीवाईक्यू की बुक चैप्टर वाइज कोई भी आराम से कर लो। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी पीवाईक्यू लगा लो। मैथ्स में एनसीईआरटी बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए आप एनसीईआरटी सीबीएसई के पीवाईक्यू ब्लैक पीपीटी 5.0 कर सकते हो। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है और पीवाईक्यू की किताब लगा लो। कॉमर्स डोमेन में एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, आपको साइड मटेरियल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, साइड बुक और पीवाईक्यू की बुक लगा लो चैप्टर वाइज। बीएसटी में भाई कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू लगा लो। मैथ्स में आपको बता ही दिया एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, ब्लैक पीपीटी 5.0 लगाना है। इको में एनसीईआरटी आपको करना है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू की बुक। और ध्यान रखना इको का सिलेबस काफी चेंज हो रखा है, तो इस बार इको में ध्यान रखना। ह्यूमैनिटीज डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ, ज्योग्राफी में सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, एनसीईआरटी के कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थोड़ा सा साइड मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। पॉलिटिकल साइंस पूरा एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू,
और हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पीवाईक्यू, इसके अलावा और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज इसमें से दिक्कत है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हो, दृष्टि सीवीटी पे, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। लैंग्वेज में अगर आप जा रहे हो तो आप लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करो, और बाकी टीचर का स्टडी रिसोर्स जो है, जो भी आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है, ग्रामर और वोकैब वगैरह, वो आराम से कवर कर सकते हो। भाई जीएटी की कोई था नहीं है, क्वांट और रीजनिंग पे विशेष फोकस करना, और बाकी करंट अफेयर्स में तो वैसे ही नहीं बना पाओगे, स्टैटिक जीके कितना रट्टा मारोगे, तो ये सेगमेंट से उतना स्कोर नहीं कर पाओगे, लेकिन क्वांट और रीजनिंग से स्कोर कर सकते हो। पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता, लेकिन हाँ ये है कि ठीक ठाक आता है। तो बेहतर ये है कि जो भी जिस भी टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो, आप उनकी गाइडेंस में अच्छे से पढ़ाई करो, और बाकी साथ ही साथ आप पीवाईक्यू को जरूर लगाओ। पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर योर तैयारी, ये बात विशेष ध्यान रखना। 2022 से लेके 2025 के सारे पीवाईक्यूज लगाना आपके लिए कंपलसरी है, हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी है, ठीक है ना। तो ये बुक लिस्ट मैंने आपको पूरी पूरी बता दी। अब यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। आप ऐसे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट अनाप शनाप का कुछ भी लगाते हैं, 50 में से 10 सवाल लगा लिया, 20 सवाल लगा लिया। भाई ऐसे करके कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा आप 1 घंटे का टाइम इंटरवल लगाओ और 1 घंटे में 50 सवाल बना के देखो, देखो कि आखिरकार इसमें कितनी एक्यूरेसी चल रही है। और उसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है ये मॉक का एनालिसिस। समझ रहे हो कि आखिरकार सवाल गलत कितना हुआ, सही कितना हुआ, जो गलत हुए हैं वो गलत क्यों हुए हैं, जल्दबाजी में गलत हुए या आते नहीं थे, वो सारी चीजों को आइडेंटिफाई करो। कंसेप्चुअली अगर गलत तो कंसेप्ट पे फोकस करो, फॉर्मूलाज वगैरह भूल रहे हो, फॉर्मूलाज वगैरह रट्टा मारो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, 1 पेज नोट्स बनाओ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं बेटा जो आपको करनी है। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप खुद सोचो कि 5-10 किलोमीटर अभी हमें भी चलना हो तो हम भी आराम से भाग सकते हैं, लेकिन अगर वही टाइम लगा दे कि नहीं 2 मिनट में भाग रहा है, फिर डेफिनेटली आप नहीं भाग सकते। तो मॉक टेस्ट आपको यही काम करवाता है। तो अभी के टाइम पे जो आगे आने वाला 2-1 महीना है, इसमें आप लोग मॉक टेस्ट बेटा खतरनाक लगाओ, मतलब कोई था नहीं है इतना लगा लो। मॉक टेस्ट रिगार्डिंग कुछ एक बातें आपको बता रहा हूं, हमेशा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लगाओ। देखो सिलेबस ना हर साल चेंज हुआ है, अगर आप लोग देखोगे जैसे इको में तो बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज है, मैथ्स में भी थोड़ा मोड़ा सा चेंज आया हुआ है। मतलब 2024 के पहले सिलेबस काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि 2024 से एकदम ही एनटीए ने एनसीईआरटी पैटर्न बना दिया उस, और मतलब सॉरी 2024 के बाद से यानी कि 25 का अटेम्प्ट और 26 का अटेम्प्ट ये एकदम ही एनसीईआरटी बना दिया है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा सिलेबस अलग था, मतलब बहुत सारी चीजें बोर्ड में होती थी, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था वो, तो उसमें काफी सारी चीजें आपको एडिशनल मिल सकती है। तो सिलेबस का विशेष ध्यान रखना, इसमें काफी सारे मॉक टेस्ट में आपको आउट ऑफ सिलेबस के सवाल मिलते हैं, तो उनसे अपनी औकात को मत अपना आंकना बिल्कुल भी। मॉक्स शुड बी एग्जैक्टली सेम ऑन ओरिजिनल पेपर। ओरिजिनल पेपर कहने का मतलब ये है कि घंटे में 50 सवाल ही आपको लगाने। एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट, और जो भी लेफ्ट क्वेश्चन आप छोड़ते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मॉक में जो सवाल छूटते हैं उनकी भी कीमत होती है, उनको हाथों हाथ लगाओ, अपनी गलतियों को समझो कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं। सवाल वही पहले लगाओ जो सवाल आपको अच्छी तरीके से आते हैं, गलत सवालों पे बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम मत करो। शुरुआत के 20 मिनट के अंदर ऐसा कुछ करो कि मतलब 20 मिनट में 22 से 25 सवाल आप कम से कम बनाओ। बाकी जो रिमेनिंग इसमें आपका 40 मिनट रहेगा, 40 मिनट में ये 20 सवाल आप आराम से बना सकते हो। तो थोड़ा सा पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी में सुधार करोगे तो आराम से बेटा आपका नंबर काफी ज्यादा हद तक बढ़ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, डेली शेड्यूल एंड टारगेट, ये यहां पर काफी सारे बच्चे बहुत ही गड़बड़ काम करते हैं। एक्चुअली आप करते क्या हो कि आप ना सीधा सीधा टारगेट बना लेते हो कि हम तो एक दिन में 50 घंटा पढ़ेंगे, और 50 घंटे में से पढ़ते 5 घंटे पे नहीं है, और वहीं पे पूरा हमारा मामला सत्यानाश हो जाता है। तो बिल्कुल ये काम आपको नहीं करना है, एक रियलिस्टिक टारगेट आपको बनाना है। हर बच्चे को अपनी कैपेसिटी देखो मालूम है। अब सीधी सी बात है कि अगर 6 ओवर में 36 रन बनाने हैं तो हर बॉल पे 6 रन मारने पड़ेंगे, और सॉरी अगर 6 बॉल पे 36 रन मारने हैं तो हर गेंद पे 6 रन मारना पड़ेगा, तो रिक्वायर्ड रन रेट हमारा इतना बन गया। तो कुल मिला के अभी का जो रिक्वायर्ड रन रेट है, अगर आप 4 सब्जेक्ट लेके भी पढ़ रहे हो तो रोज डेली कम से कम 12 घंटा तो कवर करना ही पड़ेगा, मतलब 10 से 12 घंटा कम से कम मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये आपका रिक्वायर्ड रन रेट है। अब इसके हिसाब से अपना मंथली गोल बना लो कि मेरे को मार्च एंड तक कितना खत्म करना है, अप्रैल एंड तक खत्म कितना करना है। रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए हर एक सिलेबस का, कम से कम एक बार कर लो, चाहे आप सेल्फ स्टडी के थ्रू करो, चाहे जैसे मर्जी वैसे कर लो। यूट्यूब पे मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप लोग जाके आराम से सारे वन शॉट भी कवर कर सकते हो। कंप्लीट प्रैक्टिकल ऑफ ऑल सब, कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बाबू, आपको भी मालूम है, और ये खुद से आपको करना। देखो अगर आपके पास नहीं है पैसे मॉक में लगाने के लिए, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई भी पेड कोर्सेज नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना, आप आराम से 50 सवाल खुद की मर्जी से मतलब 50 सवाल खुद की मर्जी से उठा लो। सामने 1 घंटे का मोबाइल एरोप्लेन मोड पे डाल के 1 घंटे का उसमें टारगेट लगाओ, देखो कि 50 सवाल में से 50 बना पा रहे हो कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस मैंने आपको ये बता दिया। इसमें एक्यूरेसी पर बहुत विशेष ध्यान रखना है बाबू, क्योंकि एक्यूरेसी ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके पेपर में। नेगेटिव मार्किंग -1 बहुत ज्यादा होती है भाई, मतलब
5 नंबर प्लस में -1 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो आप। तो इसको ध्यान में रखना। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक हो गई, थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग हो गया, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, कुछ एक डेटा वगैरह से कुछ मिक्स कर दिया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना। जैसे कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें कीवर्ड को पकड़ के ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। तो तमाम टैक्टिक होती है ऑब्जेक्टिव सवालों को करने की, तो उन पर विशेष ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे सब्जेक्टिव प्रैक्टिस अब बिल्कुल मत करना। हाउ टू मेक डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल आपको बनाना किससे? सबसे पहला काम, डू नॉट टाइट योर शेड्यूल, मेक इट फ्लेक्सिबल। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको मैं टाइट कर दूंगा ना, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो। जैसे मान लो 1 महीने के अंदर मेरे को इतने इतने चैप्टर खत्म करने हैं, ये महीने को डिवाइड कर दो ये वीकली, और वीक को डिवाइड कर दो डे वाइज की। बस मोटी मोटा ये ध्यान में रखो कि नहीं, मेरे को आज ना मैथ इतने घंटे करना है, फिजिक्स इतने घंटे, या पॉलिटिकल साइंस इतने घंटे। बस ये मत देखो कि हमें सुबह 4 बजे से करना है या रात के 9 बजे तक करना है। ये टाइमिंग फिक्स मत रखो, क्योंकि जैसे ही रखोगे ना कि 3 से 3:30 खाएंगे, 3:30 से 3:45 नहाएंगे, तो भाई ऐसे शेड्यूलिंग आप नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है कि अगर मेरे को 12 घंटे पढ़ना है, ये 12 घंटे हम कैसे पढ़ेंगे वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसको अपने ऊपर एकदम फ्लेक्सिबल छोड़ दो, चाहे सुबह 6 बजे से उठ के पढ़ो, चाहे 7 बजे से उठ के पढ़ो। कुल मिला के 12 घंटे कवर करना है, तो आराम से कवर करना है। बात समझ आ गई? मेक टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू पेपर टाइमिंग, अदरवाइज यू विल फील स्लीपी। इसका कहने का मतलब यह है कि जनरली आपका जो पेपर होता है वो बाबू 10 बजे से होता है, और दोपहर में 2 बजे के करीब या 5 बजे के करीब ऐसे करके शिफ्ट में होता है। तो अभी शिफ्ट टाइमिंग आपको मालूम चलेगी नहीं, लेकिन कोशिश ये करना है कि अब रात का उल्लू बनना धीमे धीमे छोड़ो, क्योंकि पेपर होता है दिन में, और अगर दिन में सोने वाले बच्चे हो तो पेपर के टाइम भी आपको नींद आएगी, तो यहां पे आपका एक्यूरेसी काफी खराब होती है। इक्वल फोकस ऑन ईच सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अदरवाइज मेरिट विल हैम्पर। इसका कहने का मतलब यह है कि देखो, अगर 1000 में से हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 1000 में हर एक सब्जेक्ट की अपनी अहमियत है। तो आपको सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है, रादर तरीके हम एक ही सब्जेक्ट पे पीएचडी कर रहे हैं, एक में ही हमारे मतलब सारा काम एक ही सब्जेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल मेरिट यहां पर बन रही होती है, और ओवरऑल मेरिट हैम्पर हो जाएगी अगर ढंग से नहीं करोगे तो। मेक प्रॉपर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग एंड वीक पोर्शन। जैसे मान लो अगर तुम्हारे को मैथ बहुत तगड़ी तरीके से आती है, तो मैथ पे थोड़ा सा कम करो। जो सब्जेक्ट अगर ढंग से नहीं आते उन पर थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ाओ, जो सब्जेक्ट ढंग से आते हैं उन पे मोक अच्छी तरीके से लगाओ, रिवीजन करो। तो ये बेटा हमारा काम होता है। टॉपर सीक्रेट टू क्रैक डिजायर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको ध्यान रखना। सबसे पहले जैसे ह्यूमैनिटीज डोमेन है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एज ए टॉपर अगर आप सोचो कि किस तरीके से हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे मान लो अगर आप 3 डोमेन और एक लैंग्वेज ले रहे हो, तो 3 डोमेन में कोशिश ये करो कि इजी डोमेन जो तुमने क्लास 12 में पढ़ रखे हैं, आप उन्हीं को सेलेक्ट करो। जैसे मान लो अगर मैं ह्यूमैनिटीज के हिसाब से अगर आपको बताऊं, एक ले लिया पॉल साइंस, एक ले लिया हिस्ट्री, और एक ले लिया मैथ, अगर इको में जाना है तो, ठीक है, और बाकी ले लिया इंग्लिश, ठीक है। अगर ये बाय द वे क्लास 12 में पढ़ रखा है तो, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी ले लिया, सोशियोलॉजी भी बहुत आसान पड़ता है, और बाकी इंग्लिश ले लिया। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कोशिश ये करनी है कि मेजर सब्जेक्ट को अवॉइड करना है, 2 बड़े बड़े सब्जेक्ट को अवॉइड करना है। जैसे कई सारे महानुभाव मैथ और अकाउंटेंसी दोनों ले लेते हैं, जबकि दोनों में से कोई एक ले लो यार, क्यों दोनों ले रहे हो? दोनों अपने आप में महाभारत सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जैसे साइंस डोमेन में कई सारे बच्चे मैथ और बायो दोनों लेके पढ़ते हैं, भाई ये महाबेवकूफ़ी वाली बात है। 2 हैवी सब्जेक्ट लेके क्यों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना बना रहे हो? सीधा सीधा पीसीएम ले लो, कम से कम ये केमिस्ट्री तो आसान पकड़ोगे, मैथ और बायो लेने का कोई तुक ही नहीं बनता फालतू में। बात समझ आ रहा है? तो कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे बनाओ जिसमें स्कोर ज़्यादा पॉसिबल है। जैसे बीबीए, बीएमएस, बीबीएफआईए में अब इस बार आपका एक मैथ है, एक लैंग्वेज है, जीएटी है, और बाकी एक डोमेन और है। तो ये एक डोमेन वही लो जो तुम्हारे को सबसे ज़्यादा आसान लगती है। बात समझ आ रहा है? हाँ, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है। जैसे बीटेक में है, बीटेक का तो एकदम ही फिक्स कर रखा है, जीएटी, लैंग्वेज और मैथ्स है, तो इसमें कुछ भी आप आगे पीछे नहीं कर पाओगे। बस ये लैंग्वेज में वो लैंग्वेज ले लेना जो तुम्हारे को ढंग से आती है। कोई यूपी बोर्ड का बच्चा है, हिंदी ढंग से आती है, हिंदी लेना, अंग्रेजी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं फालतू में, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी बेटा। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सारी बातें मैंने डिटेल में समझा दी है। और बाकी कोई अगर और डाउट है तो आप लोग सिंपली बस ये टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दृष्टि सीवीटी का आपको लिंक मिल जाएगा, जाके बेटा उसे अच्छी तरीके से आप लोग ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर मेंटोरशिप गूगल मीट के थ्रू आपसे मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, जब तक अब आप कॉलेज तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आप कॉलेज के अंदर कदम नहीं रख देते। बात समझ आ रहा है? तो जाके इसको ज्वाइन कर लो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। सारी गाइडेंस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सारी क्लासेस बेटा हमारे दृष्टि सीवीटी के चैनल पे चल रही है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, जीएटी, सब कुछ हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं एकदम एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, स्टे ट्यून्ड, बाकी अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। कोई और डाउट है बाबू नीचे कमेंट सेक्शन में बता के चले जाना, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।